नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास बेहतरीन एपिसोड में। से उम्मीदवार पार्थ गुप्ता जी, तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या सोच है और कैसे ये पंचकुला के विकास में सहायता करेंगे। अभी तो लीडर कहाँ बन रहा, तो सेवक हूँ। शुरू कर रहा हूँ मैं जन सेवक अपना करियर, बट अगले 5 साल में गोल तो यही है कि अपने वार्ड को इम्प्रूव करूँ, अपने शहर को इम्प्रूव करूँ। बट जो मेरा अल्टीमेट करियर मैं कहूँगा इज आई वांट टू एडवांस द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इसको एक नया रूप देना है, इसको एक्सेसिबल करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है, इसको अकाउंटेबल करना है, एक ओपन लेजर करना है पॉलिटिक्स का। तो जैसे हमने देखा कि जो वार्ड नंबर 6 से पहले पिछले प्रत्याशी जो यहाँ से खड़े थे, पिछले कार्यकाल इनका रहा, तो जो पिछले प्रत्याशियों का कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? हमसे जो पहले काउंसलर थे वो थे श्रीमती ऋतु गोयल जी, और ऋतु गोयल जी के निर्देश में कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं भी हुए। देखिए, मेरे से पहले यहाँ के जो काउंसलर थे, तो खैर मैं बना नहीं, तो जो मेरे से पहले काउंसलर थे वो थे श्रीमती ऋतु गोयल जी, और ऋतु गोयल जी के निर्देश में कई काम हुए, कई काम नहीं हुए। जैसा हमने देखा कि आप फॉरेन गए थे स्टडी करने, तो सबसे पहले वो विकास की क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और कहाँ तक हुई है? ये मैंने अपनी बैचलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से करी। उसके अंदर मेरा कॉलेज था एसडी कॉलेज सेक्टर 22, तो वहाँ से मैंने अपनी बीबीए ख़त्म करी। उसके बाद मैं मुंबई चला गया, वहाँ पे कॉलेज है SPJ, वहाँ से अपनी MBA परस्यू करनी मार्केटिंग। तो उस कॉलेज के मल्टीपल कैंपसेस हैं। कैंपसेस दुबई के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, सिंगापुर के अंदर भी है और लंदन के अंदर भी। तो मैंने अपना बचा हुआ कोर्स दुबई के अंदर किया, वहाँ काफ़ी पढ़ाई करी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, और वो ख़त्म करके मैं वापस आ गया। तो आपने मतलब इंडिया में ही पढ़ाई की है यहाँ पर? ऐसे देखिए, जो मेरा कॉलेज है वो इंडियन कॉलेज है, और उसके मल्टीपल कैंपसेस हैं, फॉरेन एक्सपोजर है मेरे पास, क्योंकि दुबई के अंदर भी मैंने पढ़ाई करी, प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट कॉलेज मेरा ओवरऑल इट्स एन इंडियन कॉलेज। तो मतलब जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है, तो आप उसमें रहे हो, उसका हिस्सा रहे हो, आप जानते हैं। तो आपके हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और आप एज ए लीडर आगे समय में जब भी आप खुद को लीडर बनेंगे, तो क्या डिफरेंस देखते हैं, कैसे इसको पूरा करेंगे? जो मेरा कॉलेज था वो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम था, उसको फॉलो करता था। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगा कि जो मेरा इंडियन कॉलेज था, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर था, तो बस पूरे साल वही सेम रिपीटेटिव सिलेबस था, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई प्रैक्टिकल लेवल से लर्निंग नहीं थी, सिर्फ रट्टा मारो एग्जाम। लेकिन SP जैन के अंदर मुझे जो रियल बिजनेस लीडर्स हैं, मतलब जो मेरे टीचर्स भी थे, जो मेरे प्रोफेसर्स थे, वो खुद बहुत सक्सेसफुल थे, उनके पास अच्छे बिजनेस थे, बहुत अच्छी कंपनीज में काम करके आए थे, तो उनसे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज में। और SP जैन के अंदर जो मेरा कॉलेज था, वहाँ पे सिमुलेशंस चीज़ थी, वो बहुत करते थे, एक रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियो को सिमुलेट करते थे, और हमें उसमें एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करने के लिए बोलते थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री विजिट्स और इंडस्ट्री विजिट्स और एक्चुअल इंडस्ट्री कंपनीज हैं उनके साथ काम करना, उनके लिए प्रोजेक्ट्स करना। तो मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा एक्सपोजर मिले, ये प्रैक्टिकल स्किल्स मिले, और ये सब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी है, और यहाँ के बच्चों को सिखाया जाए, मुझे लगता है कि वो मच मोर डेडिकेटेड, much more experienced, I would say, and a much more efficient and a rational workforce. तो सर, आपने जैसे कि बताया एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो आप अगर वार्ड परिषद बनते हैं तो जरूरी नहीं कि आप पंचकुला के बारे में, विकास के बारे में सोचें, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप आगे
फीडबैक भी दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि ये काम होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अगर भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, करप्शन की, तो पंचकुला अभी तो बहुत चल रहा है। जैसे देखो कि नगर निगम में भी घोटाले की बात सामने आई, तो भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करने की क्या स्ट्रेटेजीज आप बनाएंगे? देखिए, जो घोटाला हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे इंटरव्यू से हमारे वार्ड से उसकी रिलेवेंट बात है। मेरे तो जो मुद्दे हैं वो सिर्फ मेरे वार्ड को लेकर, मेरे जो मुद्दे हैं वो सिर्फ मेरे सेक्टर और मेरे सेक्टर के लोगों को लेकर। इस बाउंड्री के बाहर अभी मेरी जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे वार्ड की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे सड़कों की प्रॉब्लम है, सड़कों में पॉटहोल्स, सड़कें लेवल नहीं, इससे केवल घरों के अंदर के पहुँच जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ ठीक करना, सारी सड़कों को छील के बनाना, सिर्फ पैचवर्क नहीं, उनको छील के बनाना, ये सड़कें लेवल। और यहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू मानसून के अंदर आता है, क्योंकि जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं, तो सभी जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं, उनके ऊपर जाले लगते हैं ताकि उनके अंदर दोबारा मलबा ना फंसे। इसके अलावा साफ सफाई मुझे लगता है कि होता है, क्योंकि मुझे तो ऐसे इसमें पक्के कर्मचारी दिखे नहीं यहाँ जो रेगुलरली साफ सफाई करें। तो एक रेगुलर साफ सफाई हो, सारे पार्कों की मेंटेनेंस हो, सारी ग्रीनरी की प्रूनिंग हो, अच्छा वातावरण मेरे सेक्टर का बने, सेफ्टी रहे, सीसीटीवी कैमरास रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सुनवाई करना बहुत जरूरी है। और एक काउंसलर तो अपने लोगों के लिए एक्सेसिबल होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सड़क सफाई, ड्रेन्स, वाटर लॉगिंग, इन सब के अलावा मेरी प्रायोरिटी ये भी रहेगी कि मैं अपने सेक्टर के लोगों के लिए अवेलेबल रहूँ। अवेलेबल इन द सेंस कि मैं कार्यालय सेटअप करूँ, चाहे अपने घर पे करूँ सेक्टर स्टार 94 में, चाहे मैं सेक्टर स्टार के कम्युनिटी सेंटर में करूँ, और वहाँ बैठूँ, हफ्ते में 3 या 4 दिन बैठूँ, कुछ घंटे बैठूँ और लोगों के मुद्दे से जो प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट सॉल्व होती है वो ऑन द स्पॉट सॉल्व करूँ। बाकी जो प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट नहीं भी हो सकती उसको जल्द से जल्द उसका सुझाव कराने की प्रयास करूँ। जो मेरे वार्ड वासियों के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन मैं जल्द से जल्द करूँ, ताकि उनके किसी काम में कोई ब्रेक ना लगे, दिन भर का टाइम ना लगे। तो मेरा फोकस सिर्फ सेक्टर 16 से 18 पे, मेरा फोकस सिर्फ मेरे वार्ड पे, मेरा फोकस सिर्फ मेरे युवाओं के विकास पे और जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन हैं उनकी केयर और उनकी हेल्प पे। खासकर हमारे सीनियर सिटीजन जो मेरे बुजुर्ग हैं सभी उनके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करूँ। कभी उनको 24 घंटे में ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे वो कर्मचारी पहुँचे और प्रयास रहे कि मौका और वारदात पर मैं भी पहुँचूँ। सबसे बड़ा कंपटीशन आप किसको मानते हैं इससे? ये मेरा तो ये मानना है भारतीय जनता पार्टी कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग भी समझते हैं कि अगर नगर निगम भाजपा की बनती है तो हमारी सरकार ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। और ये मेरा मानना है कि कोई भी विकास करने के लिए, कोई भी काम कराने के लिए फंड्स, पैसे की बहुत जरूरत होती है। और जब सेंटर में सरकार अपनी और देश में सरकार अपनी, और अगर नगर निगम के अंदर भी हमारे पार्षद आते और हमारे मेयर आते तो जो फ्लो ऑफ फंड्स है बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा, अच्छा टूल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। और एक ट्रिपल इंजन सरकार के निर्देश में हमारे वार्ड वासियों को ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं नहीं मानता कि कॉम्पिटिशन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हर एक इंसान को ज़्यादा हिस्सा बनते जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि मेरे वार्ड वासी मेरे पूरे वार्ड को बदला रखते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पे लोगों की उम्मीद एक नेता की उम्मीद, यानी चाहे फिर वो जिला पार्षद हो चाहे मेयर हो, आजकल बहुत आम है कि हाय कि इस नेता ने इतने रुपए का घोटाला कर दिया। जहाँ पे लोगों के मन में नेता की इमेज नेगेटिव है, वहाँ खुद को जनता के सामने कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, मेरा जो परवरिश है, मेरा लाइफ का पाथ है, उसमें मेरे दादाजी का, श्री गुप्ता जी का बहुत इन्फ्लुएंस है। उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक चीज़ कई लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि जो मेरे दादाजी थे वो कई वर्ष पहले जनसेवा में, राजनीति में थे, एक सफ़ेद कुर्ता डालते हुए, और आज तक वो कुर्ता सफ़ेद है। बल्कि यहाँ तक जब उनके चुनाव चल रहे थे 2024 में,
मैं तो लोगों के बीच में बोलता था कि आप मेरे दादाजी के चरित्र पे एक दाग निकाल कर दिखाओ, उनकी एक बेईमानी या भूल के दिखाओ, मैं आपके पैरों के नीचे से निकल दूं। क्योंकि ऐसा है कि मेरे परिवार के अंदर भ्रष्टाचार की, बेईमानी करने की, कुछ गलत करने की परंपरा ही नहीं। मेरे परिवार की परंपरा ही जंग से, जो मेरे दादाजी थे, जो उनके भी चाचा जी और मामा जी थे, वो फ्रीडम फाइटर्स रहे। दादाजी शुरू से सेवक रहे और बस उन्हीं के सफेद कुर्ते का साक्षी बना के जंग से बदल। तो जैसे 2014 में बीजेपी पार्टी आई, 2014 के बाद जब ज्ञानचंद गुप्ता जी पंचकुला से एमएलए चुने गए, उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्रदेश की छवि इतनी तेजी से बदली कि आज पंचकुला कहीं ना कहीं हरियाणा की राजधानी माना जाता है। इतना ज्यादा डेवलप आया, आज टॉप 3 में मेरे ख्याल से पंचकुला है। तो जैसे आपके दादाजी ने प्रदेश की छवि बदली, तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पंचकुला में और डेवलप करें, पंचकुला को डेवलप करें। क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्य सड़कें तो पंचकुला की अच्छी हैं, लेकिन अगर हम अंदर वार्ड में जाएं, अंदर की गलियां देखें तो वो अच्छी नहीं है, गड्ढे हैं, बहुत तरह की समस्याओं का सामना जो नागरिकों को करना पड़ता है। तो हमारा जो पूरा सवाल है आपसे, हमने देखा है कि राजनीति में ऐसा होता है, विपक्ष के आप गलत कार्य तो गिनवा दोगे, चाहे 50 100 गिनवा दोगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके विपक्ष का कोई एक अच्छा कार्य तो पूरी गवर्नमेंट उसके अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी के निर्देश में उन्होंने पॉलिसी में एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और पॉलिसी जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट है, उस पॉलिसी के बाद इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन। इस पॉलिसी के बाद मुझे लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एज यानी फ्री इकोनॉमी का रूप फॉलो शुरू किया। इसके बाद मुझे लगता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे रन करना शुरू किया। और जब तक एक लिबरल इकोनॉमी नहीं होती, जब तक एक फ्री इकोनॉमी नहीं होती, तो देश का विकास नहीं सकता। तो ये एक जो काम है अच्छी लोग एलपीजी पॉलिसी हंसने वाला गवर्नमेंट लेके आई, तो उसमें बहुत अच्छा लगा। तो बस एक कि जो सिस्टम है आज के समय में, वो कोई फॉल अगर आप हमारे सिस्टम में मानते हैं तो वो क्या है? देखिए, एक लूप होल जो हमारे सिस्टम में मानते हैं, लोगों के पास मुझे लगता है कि बहुत प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीका है अपने जो अपने एमपी को, अपने एमएलए को, अपने पार्षद को, अपने मेयर को अकाउंटेबल होगा। और मुझे लगता है अकाउंटेबल वेट करने को सबको रिस्पॉन्सिबल वेट करना इस चीज में नेपाल की मैं गवर्नमेंट जो बलेंद्र शाह और नितेश में बनी उससे इंस्पिरेशन लेता है। उन्होंने वेबसाइट, जिस वेबसाइट के अंदर 100 काम और वो कितने प्रोग्रेस की, तो 5 मिनट फिर रेडियो और अगर 5 मिनट तो काम के कंप्लीशन की फोकस तो वेबसाइट पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिस पर काम तो आता है, तो अपने कंप्लेंट्स का टैब भी है और अपने अपने अधिकारियों को कॉन्टैक्ट करने। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास से शुरू में कर एक वेबसाइट बना हो जिससे मेरे भी बोर्ड की कमीशन तो मुझे अकाउंटेबल होल्ड करता है, मुझे रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता है। और इस चीज को देखकर बोर्ड नंबर 6 पे बोर्ड बोर्ड देखकर बाकी सभी बोर्ड भी कॉपी करते हैं, वहाँ से कुछ बोर्ड अच्छे से कॉपी करते हैं। तो इन द फ्यूचर ये पॉलिसी ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ये पॉलिसी ऑफ ऑनेस्टी मेरी सरकार इंटीग्रेट कर पाए तो जो लूपहोल से उसको बच के निकल जाते हैं। ये अकाउंटेबल का अपना तरीका ही। तो आजकल जैसे जो जनता से वोट की अपील है वो तो घर घर घूम करते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल अकाउंट से भी कर रहे हैं, मीडिया से भी करवा रहे हैं, पर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए।
देखिए, मुझे लगता है किसी भी लीडर को सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जिद और जिद कि मैंने ये काम खत्म लीडरशिप की क्वालिटी, इस काम को खत्म करने की हिम्मत है, करेज, एक लीडरशिप की क्वालिटी, अपने लोगों को अवेलेबल होना, हम्बल होना, वो एक लीडरशिप की क्वालिटी है। इसके अलावा सच बोलना, ऑनेस्टी रखना, वो एक लीडरशिप की क्वालिटी है। I think the leader सोसाइटी से ऊपर होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि लीडर भी नहीं बोले जैसे हमने देखा आपके दादाजी फैमिली की पैसे कुछ नहीं था, फैमिली देश में आप देखिए किसी बड़े मैंने उनको बोला मुझे के साथ साथ इलेक्शन जो युवा है वो अपनी सोच को अपने विचारधारा को ब्लॉक की ऑफिस से ब्लॉक की फील्ड से सारा काम करना इस चीज को मैं अमानत हूँ आपके जो भविष्य की आप ऐसे भी आगे रखते हैं क्योंकि आप जैसे और ऐसे भी देश को आगे